हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 संघवाद के अंतर्गत भारत में विकेंद्रीकरण विषय को विस्तार से समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने संघवाद चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, जो कि यहाँ दिया गया है। अब आगे हम विकेंद्रीकरण के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं विकेंद्रीकरण क्या है। जब सत्ता और निर्णय लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार तक सीमित न रहकर उसे नीचे के स्तरों जैसे जिला, पंचायत और नगर निकायों तक बांटा जाता है, तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। सरल शब्दों में इसे समझे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इस प्रकार सत्ता नीचे तक वितरित होती है। अब नेक्स्ट है, भारत में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आइए जानते हैं भारत में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। यहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। इसीलिए हर क्षेत्र की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार सभी स्थानीय समस्याओं को नहीं समझ सकती। इसीलिए स्थानीय स्तर पर लोगों को निर्णय लेने की शक्ति देना जरूरी हो गया। अब जानते हैं भारत में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता के मुख्य कारण। पहला मुख्य कारण है विशालता और विविधता। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। इतनी विशाल आबादी और भौगोलिक विस्तार को केवल केंद्र और राज्य स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना मुश्किल था। इसीलिए स्थानीय स्तर पर सरकार की आवश्यकता पड़ी। दूसरा है लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा। विकेंद्रीकरण का उद्देश्य लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल करना है। यह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है और लोगों को अपने स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए सशक्त बनाता है। तीसरा है स्थानीय जरूरतों की पूर्ति। स्थानीय सरकारें अपने क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों और मांगों को बेहतर ढंग से समझ सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी योजनाएं और सेवाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। चौथा है सशक्तिकरण और भागीदारी। यह महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी करने का अवसर देता है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। पांचवा है प्रशासनिक दक्षता। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से केंद्र और राज्य सरकारों पर बोझ कम होता है, जिससे वे अधिक महत्वपूर्ण और नीति निर्माण वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत। पहले तो संविधान में स्थानीय सरकारों का विशेष उल्लेख नहीं था, परंतु धीरे धीरे यह आवश्यकता महसूस की गई कि लोकतंत्र को नीचे तक ले जाना चाहिए। इसीलिए 1992 में दो ऐतिहासिक संविधान संशोधन किए गए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, दूसरा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिकाओं से संबंधित। इन संशोधनों के जरिए स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला। अब आगे है ग्रामीण स्तर पर विकेंद्रीकरण, पंचायत राज्य व्यवस्था। ग्राम स्तर पर विकेंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था को मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी बढ़ाना है। यह व्यवस्था 3 स्तरीय संरचना पर आधारित है। ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे नियमित चुनाव, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने और पंचायतों को विकास के लिए आवश्यक शक्तियां और वित्तीय अधिकार सौंपने जैसे प्रावधान सुनिश्चित हुए। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय संरचना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत, यह सबसे निचला स्तर है और ग्राम सभा की एक निर्वाचित निकाय है जो सीधे तौर पर गांव का शासन करती है। दूसरा है पंचायत समिति, यह ब्लॉक स्तर पर होती है। तीसरा जिला परिषद, यह जिला स्तर पर होती है। आगे है ग्राम सभा, यह सबसे निचला और सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मंच है। इसमें गांव के सभी वयस्क नागरिक शामिल होते हैं। यह ग्राम पंचायत के कामकाज की समीक्षा करती है और योजनाओं को मंजूरी देती है। आगे है आरक्षण। पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कुल सीटों का कम से कम 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब आगे है शहरी स्तर पर विकेंद्रीकरण।
शहरी स्तर पर विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन के अधिकारों और जिम्मेदारियों को केंद्रीय प्राधिकरण से स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं में स्थानांतरित करना। भारत में 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर इस प्रक्रिया को संस्थागत बनाया। इसके तहत शक्तियों और कार्यों का बंटवारा होता है, जिससे स्थानीय सरकारें अधिक जवाबदेह, कुशल और नागरिकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनती है। आगे है भारत में शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार। पहला है नगर निगम, जो कि बड़े शहरों के लिए है। दूसरा नगर पालिका, जो छोटे शहरों के लिए होता है। तीसरा नगर पंचायत, ग्रामीण से शहरी बनने वाले क्षेत्रों के लिए होता है। आगे है इन निकायों का दायित्व। पहला, सफाई, जल आपूर्ति, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं सुनिश्चित करना। दूसरा, स्थानीय कर लगाना और योजनाएं बनाना। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण के प्रमुख लाभ। पहला, लोकतांत्रिक भागीदारी में वृद्धि। लोग सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जिससे लोकतंत्र अधिक मजबूत और जीवंत बनता है। दूसरा है स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र की जरूरतों को बेहतर जानते हैं, इसलिए नीतियां और योजनाएं अधिक व्यवहारिक और प्रभावी बनती है। तीसरा है तेज और प्रभावी निर्णय। स्थानीय सरकार पर निर्णय जल्दी लिए जा सकते हैं, जिससे प्रशासनिक देरी कम होती है। चौथा, जवाबदेही और पारदर्शिता। जब निर्णय स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं तो जनता अपने प्रतिनिधियों से सीधे जवाब मांग सकती है। पांचवा, प्रशासनिक भार में कमी। केंद्र या राज्य सरकार पर कार्यभार घटता है, जिससे वह नीतिगत और व्यापक मुद्दों पर ध्यान दे सकती है। छठा है स्थानीय नेतृत्व और क्षमता का विकास। विकेंद्रीकरण से नए नेताओं का उदय होता है और लोगों में प्रशासनिक अनुभव बढ़ता है। सातवां, समानता और समावेशन। हाशिए पर पड़े समूहों जैसे महिलाएं, दलित, आदिवासी को स्थानीय शासन में भागीदारी का अवसर मिलता है। आठवां है संसाधनों का बेहतर उपयोग। स्थानीय निकाय अपने क्षेत्रीय संसाधनों जैसे जल, भूमि, वन आदि का उपयोग अधिक कुशलता से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण की चुनौतियां। भारत में विकेंद्रीकरण की प्रमुख चुनौतियों में वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशासनिक अक्षमता, भ्रष्टाचार और स्थानीय संस्थाओं की कमजोर भूमिका शामिल है। इन चुनौतियों में अपर्याप्त अवसंरचना, कुशल कर्मियों का अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप और स्थानीय अभिजात वर्ग का प्रभाव प्रमुख है, जो जमीनी स्तर पर शासन को कमजोर करते हैं। इन सब से यह निष्कर्ष निकलता है कि विकेंद्रीकरण भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। यह नागरिकों को शासन की जमीनी प्रक्रिया में भागीदार बनाता है और लोकतंत्र को नींव से मजबूत करता है। तो आइए इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण क्या है? इसका आंसर है जब निर्णय लेने की शक्ति को ऊपरी स्तर से नीचे के स्तर तक बांटा जाता है, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का प्रमुख उदाहरण है शासन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकरण का एक प्रमुख उदाहरण है। यह ग्राम स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति स्थानीय निकायों को सौंपता है, जिससे स्थानीय शासन और भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है भारत में विकेंद्रीकरण को संवैधानिक दर्जा कब मिला? इसका आंसर है 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 3 है पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? इसका आंसर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्राम सभा क्या होती है? इसका आंसर ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क नागरिक शामिल होते हैं, जो ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए पंचायतों में कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका आंसर है कुल सीटों का कम से कम 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 6 है नगर पालिकाओं के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका, तीसरा नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 7 है विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? आंसर, विकेंद्रीकरण इसलिए आवश्यक है ताकि लोकतंत्र को नीचे तक पहुंचाया जा सके, स्थानीय जरूरतों को पूरा किया जा सके और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
इसी के साथ संघवाद चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।